नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्टैटिक जीके की ये सीरीज शुरू की है, जो आपके दोनों ही एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। इस सीरीज में आपको पर डे 50 प्रश्न मिलने वाले हैं और उन प्रश्नों में सबसे एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल धौलावीरा ये किस राज्य में स्थित है? अगर हम बात करें हड़प्पा स्थल धौलावीरा की, तो हड़प्पा स्थल धौलावीरा ये भारत के गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी है। लेकिन आपको याद रखना है कि धौलावीरा जो है इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है और ये भारत की तरफ से पहली साइट है हड़प्पा सभ्यता की जिसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इसकी खोज 1968 में जगपति जोशी ने की थी। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन रहे हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, यानी कि बाणभट्ट। बाणभट्ट की एक प्रचलित पुस्तक है जिसका आप सभी को ज्ञान होना चाहिए, ये कई बार पूछी जाती है। इसका नाम है हर्षचरित। तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तीसरा प्रश्न है, कागज का आविष्कार किसने किया था? आप सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार करने वाला पहला देश कौन था? ये था चीन। ठीक है, चाइना जो है कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश था। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है बी, यानी कि चीन के काई लुन, जो काई लुन थे, इन्होंने कागज का आविष्कार सबसे पहले रेशम और बांस से बना करके किया था। इन्हें आप काई लुन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, दास वंश की स्थापना किसने की थी? आप सभी जानते हैं कि 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले शासकों को दास वंश कहा जाता था। दास वंश की अगर हम बात करें तो इसे गुलाम वंश या फिर मामुलिक वंश भी कहा गया है और इसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को आप जानते हैं कि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था या दास था, इसी वजह से इस वंश की स्थापना का नाम दास वंश या गुलाम वंश हो गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? देखिए, आपसे प्रश्न में ये ऐसे प्रश्न बनेंगे जैसे शाही सड़क बोला जाएगा या फिर सड़क ए आजम बोला जाएगा या शेरशाह सूरी मार्ग बोला जाएगा। ये वो नाम हैं जो बहुत पहले दिए गए थे, लेकिन एक लॉर्ड ऑकलैंड था जो गवर्नर रहा था उस समय भारत का, जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो उसने इसका नाम जो है जीटी रोड कर दिया गया। क्या किया बोला था? जीटी, यानी कि ग्रांड ट्रक रोड। तो ये जो है लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा दिया गया नाम था। और अगर हम बात करें इस रोड की जो संरचना का निर्माण किया था, ये किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, किला मुबारक स्मारक ये कहाँ पर स्थित है? देखिए, किला मुबारक स्मारक भारत में ईंटों से निर्मित होने वाली पहली इमारत थी जो किला के रूप में है। इसकी अगर हम बात करें, ये जो है भारत के पंजाब में स्थित है। सातवां प्रश्न है, पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? पुर्तगालियों का एक गवर्नर जो अल्फांसो द अल्बुकर्क के नाम से जाना जाता है, इसने 1510 में, कब? 1510 में बीजापुर के एक शासक थे यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था और तब इनका जो है कब्जा हो गया था। तो इसका राइट आंसर बी होगा। आठवां प्रश्न है, केरल में मोपला विद्रोह ये मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, कब हुआ था? देखिए, होता क्या है कि मोपला जो है एक अरब व्यापारियों की जाति थी जिन्होंने मतलब केरल के उत्तरी जो केरल है वहाँ पर मालाबार तट पर ये लोग रहने लगे थे। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह किया जिसे मालाबार के नाम से भी जाना जाता है और जिस जाति के द्वारा किया गया था वो मोपला थी, इसलिए इसे मोपला विद्रोह भी कहा जाता है। और कब किया था ऐसा? तो ये किया था 1921 में। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? देखिए, 1911 को हमें दो रूपों में याद रखना है। 1911 को दो रूपों में याद रखना है। एक ये है कि दिल्ली को इस समय जो है राजधानी के रूप में आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था।
यानी कि दिल्ली को राजधानी के रूप में घोषणा, और दूसरा था बंगाल विभाजन का रद्द होना। ठीक है, तो आपसे यही प्रश्न में पूछा गया है कि दिल्ली को कब घोषित किया गया था, तो कलकत्ता से हटाकर के दिल्ली को राजधानी के रूप में 1911 में घोषणा हुई थी, आप याद रखेंगे। लेकिन दिल्ली राजधानी नहीं बनी थी। राजधानी कब से बनी है, तो ये है जो है 1912 में राजधानी के रूप में दिल्ली को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। आप सभी जानते हैं कि क्रिप्स मिशन जो है ये भारत आया था 1942 में, और इसका संबंध जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से है। लेकिन अगर हम न्यू डील की बात करें तो न्यू डील वो अवस्था है जो 1929-30 में जब महामंदी से देश गुजर रहे थे, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा एक योजना चालू की गई थी जिसे न्यू डील के रूप में जाना जाता है। साइमन कमीशन आप जानते हैं, बेबेल प्लान भी जानते हैं, ये सभी जो है स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। मैंने आपको बताया भी था, फ्रांस की क्रांति के बारे में पिछले कुछ वीडियो में बताया है। तो वहीं से ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों ही जो सिद्धांत थे ये फ्रांस की क्रांति से उपजे थे, फ्रांस के संविधान में आगे चल करके बने, और वहीं से हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे जो है लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि फ्रांस से। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ठीक है, यहाँ प्रमुख लिखने में गलती हो गई है। तो अगर हम बात करें भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख की, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 के अनुसार जो है राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति का प्रमुख होता है। कार्यपालिका की जो भी शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 के अनुसार निहित होती हैं। तो ये इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री पहले किसी मंदिर के एक पुजारी थे। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, यानी कि योगी आदित्यनाथ। इन्हें जो है इससे पहले ये क्या थे, गोरखनाथ मंदिर जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है वहाँ के एक ये महंत रहे हैं, पुजारी रहे हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न ये आया है एग्जाम में। अजय सिंह बिष्ट इनका मूल नाम था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। मूलतः ये उत्तराखंड के निवासी हैं। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी। तो आपको कुछ डेट इससे संबंधित हमेशा याद रखनी होंगी। आगे के आने वाले एग्जाम में यहाँ से डेट पूछी ही जाएगी, तो आप इसे याद रखेंगे कि जब अमित शाह के द्वारा पहले उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में इसे कब पेश किया गया था। तो इसे पेश किया गया था 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, अगर हम लोकसभा में यानी कि निम्न सदन की बात करें तो लोकसभा में जो है इसे पेश किया गया था 6 अगस्त को। और जब राष्ट्रपति मतलब यहाँ से राज्यसभा से पेश होकर के यहाँ पास हुआ, फिर लोकसभा में पास हुआ, और उसके बाद में इसे जो है राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई। ये कब दी गई थी, ये 9 अगस्त को दी गई थी। तो आपको ये 3 डेट याद रखनी है। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में, 6 अगस्त 2019 को लोकसभा से पास हुआ, और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति जी के द्वारा इसे जो है अनुमति दे दी गई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, बी है, यानी कि 9 अगस्त 2019। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। आप सभी जानते हैं कि 8वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, जिसमें पहले 14 भाषाएं हुआ करती थीं, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, और इन 22 भाषाओं में गढ़वाली शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। देखिए, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी आर्टिकल आपको याद रखना है 76(1), जिसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ये संघ सरकार का मुख्य सलाहकार होता है, और ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
अगला प्रश्न है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी आप सभी जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना M.N. राय के द्वारा 1925 में कानपुर में की गई थी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, NTPC में पिछली बार पूछा गया है, SSC में 2 बार पूछा जा चुका है। तो भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना 1925 में M.N. राय कानपुर में की गई थी, M.N. राय के द्वारा। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है ये मक्के की बाली और हसिया है। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? देखिए, अगर हम भारतीय ध्वज संहिता की बात करें तो ये 2002 में एक ऐसी निर्देशों का संकलन है जिसमें भारतीय ध्वज को फहराने और उससे संबंधित जितने भी नियम हैं उनका इसमें संकलन किया गया है। तो राइट आंसर इसका ए होगा। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? आप सभी जानते हैं कि संवैधानिक निकाय से संबंध ये है कि जिसका जिक्र संविधान में किया गया हो। लेकिन आप सभी ये भी जानते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग, ये इसकी स्थापना सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 2005 में ही की गई थी। तो इसका संबंध संविधान से डायरेक्टली नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? गांधी जी की जीवन और उनके विचार इत्यादि के प्रचार प्रसार के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसका गठन जो है ये हुआ था 1900 सितंबर 1984 में। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अगर हम बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो ये बेल्जियम के एक पादरी थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंटियर, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बी। इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार ब्रह्मांड की जो है आयु 15 अरब वर्ष है। ठीक है, 15 अरब वर्ष जो है ब्रह्मांड की आयु है। 22वां प्रश्न है, एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? देखिए, होता क्या है कि आप सभी जानते हैं दिन और रात की अवधि हमेशा एक बराबर नहीं होती, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हमेशा एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, होता यह है कि 21 मार्च और 23 सितंबर, आप 2 डेट को याद रखेंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर। तो इन 2 डेट में क्या होता है कि जो सूर्य रहता है उसकी किरणें ये विषुवत रेखा पर डायरेक्टली यानी कि सीधी पड़ती हैं। तो विषुवत रेखा पर सूर्य के होने के कारण दिन और रात की अवधि हमेशा यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को प्रत्येक जगह पर समान होती है, और उस वजह से इन्हें जो है विषुव कहा जाता है। सम दिन रात होना या फिर विषुव, उस स्थिति को क्या कहते हैं? विषुव या इक्विनॉक्स कहा जाता है। तो ये जो है 2 टाइम पड़ता है, एक 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च की जो स्थिति होती है उसे बसंत विषुव, ठीक है, बसंत विषुव के नाम से जाना जाता है, और 23 सितंबर को शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति साल में 2 बार पड़ती है, एक 21 मार्च को और दूसरी 23 सितंबर को, जिसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 2 बार। अगला प्रश्न है, द्वीप समूह टिएरा डेल फ्यूएगो ये किस महाद्वीप में स्थित है? टिएरा डेल फ्यूएगो की बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में स्थित एक द्वीप समूह है। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, नियाग्रा फॉल्स ... की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा फॉल्स की बात करें तो आप सभी ने सुना होगा कि 5 जो झीलें हैं उन्हीं पर ये नियाग्रा फॉल्स स्थित है, और ये जो है कनाडा और USA की सीमा पर पड़ता है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। मरुस्थल और उसकी स्थिति के बारे में ये हमें चयन करना है। अगर हम बात करें सहारा मरुस्थल की तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ये सही है। पैटागोनिया मरुस्थल की बात करें तो ये अर्जेंटीना में है, ये भी सही है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की बात करें ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी सही है। कालाहारू मरुस्थल की बात करें भारत में है, ये सही नहीं है। कालाहारी मरुस्थल भारत में नहीं है बल्कि ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इसका राइट आंसर ए है। 26वां प्रश्न है, एन किसकी मुद्रा है? ठीक है, एन की बात करें तो आप सबसे पहले देखिए मुद्राएं काफ़ी पूछी जाती हैं, तो आप इन्हें भी याद रखें। मालदीव की बात करें तो मालदीवी रुपया है। बाली ये इंडोनेशिया का एक शहर है।
तो इंडोनेशिया की इंडोनेशियन रुपया है। जापान की बात करें तो ये यहाँ की जो मुद्रा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, आप याद रखेंगे, येन है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसकी मुद्रा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, वॉन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए, जब आपसे ऐसे पूछा जाए कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, और एक प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का स्थलीय सीमा से लगा हुआ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दोनों ही प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें भारत देश का दक्षिणतम बिंदु तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसे पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो इसका राइट आंसर सी है। लेकिन मैंने अभी बोला था स्थलीय भूमि से जुड़ा हुआ सबसे दक्षिणी बिंदु, तो ये आपको याद रखना है कैप कोमोरिन, ये तमिलनाडु में है। इसका राइट आंसर अगर होता तो ए होता। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल, भूटान यानी कि 3 देशों से जुड़ी हुई हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय राज्य है एक सिक्किम, जो सिक्किम की सीमाएं एक तरफ से नेपाल, दूसरी तरफ से भूटान और ऊपर यानी कि उत्तर से जो है चाइना से लगी हुई है। दक्षिण से अगर हम बात करें तो ये भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल है, जिससे ये स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो ये जो तीनों ही पहाड़ियाँ हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं और ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित हैं। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है। तो उल्कापिंड, ऐसा माना जाता है कि उल्कापिंड टकरा करके वायुमंडल से धरती पर जब गिरा था तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गर्त यानी कि गड्ढा बन गया था, और यहाँ पर जो गर्त बना था उससे एक झील का निर्माण हो गया। इस झील का नाम है लोनार और ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्पादन के लिए जो दैनिक क्रियाकलाप के कार्यों को देखा जाता है, और दैनिक क्रियाकलाप के कार्यों में ही कच्चा माल आता है, नकदी आती है, और ये दोनों ही चीज़ें कार्यशील पूंजी के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। वहीं अगर हम बात करें भौतिक पूंजी की, तो भौतिक पूंजी में वह पूंजी होती है जो प्रकृति में मूर्त रूप में होती है, जैसे मशीनरी है, भवन है, फर्नीचर है इत्यादि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ था। ठीक है, तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय 2019 में, कब, 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। देखिए, अगर हम सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ अरुणाचल प्रदेश सबसे कम था। तो इसका राइट आंसर डी है। लेकिन सबसे ज़्यादा की अगर बात की जाए तो 1106 जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ बिहार सबसे टॉप पर था। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मृदा हेल्थ कार्ड योजना के बारे में क्या सच नहीं है। तो अगर हम मृदा हेल्थ कार्ड योजना की बात करें तो ये केंद्र सरकार के द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। अगर हम इसके ऑप्शंस में जाएं तो देखिए, फसल के लिहाज से उर्वरकों की सिफारिश करता है, ये सही है। किसानों की उत्पादकता में सुधार लाने में मदद करता है, ये भी कथन सही है। मिट्टी के पोषक तत्वों पर बुनियादी इनपुट प्रदान करता है, ये फैक्ट भी सही है। यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, ये प्रश्न में गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मद अल्पाधिकार यानी कि ओलिगोपोली को परिभाषा के अनुरूप है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि अल्पाधिकार के अंतर्गत कौन सी वस्तु आती है। तो बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें फर्म या कंपनियों की संख्या कम होती है, तो उनमें क्या होता है, अल्पाधिकार होता है उनके पास। तो ऐसा उदाहरण है सिगरेट उद्योग का। इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है, वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए, वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत हम उत्पादन की उन कारकों का विवरण देखते हैं जिसमें भूमि का किराया, श्रम की मजदूरी, पूंजी, ब्याज इत्यादि। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि कारक अदायगियों का वितरण जो है इसके अंतर्गत संबंधित रहता है, इसके अंतर्गत शामिल होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। देखिए, अगर किसी वस्तु की मांग की बात करें तो 3 बातों पर निर्भर करती है। एक होती है इच्छा, दूसरी होती है
खर्च करने की इच्छा यानी कि खरीदने की इच्छा, और तीसरी होती है खरीदने की शक्ति। देखिए अगर यहाँ ये तीन बातों की चर्चा है, लेकिन खरीदने की शक्ति वास्तव में एक आर्थिक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर धन की जरूरत होती है। यदि अगर धन है तभी आपकी ये मांग का सिद्धांत कार्य करेगा, तभी आपकी ये प्रभावी मांग कार्य करेगी, अन्यथा ये कार्य नहीं करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि खरीदने की शक्ति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो देखिए राष्ट्रीय आय में जो होता है ये एक वर्ष के दौरान अंतिम तौर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये देखिए अंतिम रूप से होना चाहिए। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित पूंजीगत, अगर ये अंतिम पूंजीगत का अर्थ यही होगा क्योंकि ये अंतिम रूप से तैयार हो चुकी हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि पूंजीगत पदार्थों का आर्थिक मूल्य जो है ये हमारी राष्ट्रीय आय से तात्पर्य रखती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा था? अगर हम बात करें सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम, तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले एक थी दामोदर घाटी निगम बनाया गया था दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में। तो ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम था। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर ये पद किसने बनाया था? तो ये दिया था प्रोफेसर राज कृष्णा ने। इनका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि पूर्ण कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये केरल में प्रचलित एक नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कुद नृत्य की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चोल राजवंश के शासनकाल में तंजौर चित्रकला का उद्भव हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया या कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है, इनके कुछ अन्य संपादन भी थे, जैसे संवाद कौमुदी भी इनके द्वारा लिखा जाता था, मिरातुल अखबार भी इनके द्वारा शुरू किया गया था, बंगदूत भी शुरू किया गया था। तो ये कुछ पत्र थे जो इनके द्वारा लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2015 से की गई थी, हालांकि घोषणा 2014 में हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? अगर बात करें भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल की, तो डॉक्टर सीवी रमन थे, जिन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में एक सिद्धांत दिया था, जिसके लिए 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 से निलंबित हो गया था। देखिए यूएनओ के 6 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग था न्यासता परिषद, जिसको 1994 से निलंबित कर दिया गया है। इसका राइट आंसर डी है। 49वां प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो देखिए पोखरण परीक्षण आप सभी को याद होगा 1974 में किया गया था। इसका राइट आंसर ए है। आज का अंतिम प्रश्न है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? अगर हम चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की बात करें तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है और इसका जो है विकास नेकचंद सैनी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर सी है। अब हमारे यहाँ 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इकोनॉमी के प्रश्नों की अगर हम बात करें तो थोड़े से डीपली जरूर हैं, बाकी के अन्य जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और इनकी संभावना काफ़ी है कि आपके पुलिस और एसआई जैसे एग्जाम में भी इनसे प्रश्न देखने को मिलें। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, देख के लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ में ही ऐसे वीडियो आपको मिलते ही रहेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम्स शुरू नहीं होता है, तो आप इसे ज़रूर देखते रहिएगा। एमपी जीके के लिए हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, जिसमें हम प्रश्नों के तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को और हर एक टॉपिक के हर एक एरिया से प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। साथ में ही हमारे मैथ की
एक सीरीज है जिसमें हम अभी प्रीवियस ईयर के जितने भी मतलब एमपी पुलिस में जो प्रश्न पूछे गए हैं मैथ से, उन प्रश्नों को सॉल्व कराने का कार्य कर रहे हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। साइंस के लिए हम जल्द ही एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें आप साइंस से भी संबंधित जितने प्रश्न हैं उन सभी को देख सकते हैं। लेकिन देखने का प्रयास ये है, यहाँ प्रश्न कराने का भी मतलब यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, और आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे, जितने अच्छे प्रश्नों को आप सामने से देख करके जाएंगे, तो आपको परीक्षा हॉल में उसकी कठिनाई का स्तर ज़्यादा नहीं लगेगा। तो चलिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।